uh, how to retrieve data from it, and what we can do with the request, and what is there in request apart from client's data, apart from client's input, and how it can be useful to us. ये सब कुछ हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया। काफी सारे हेडर्स भी डिस्कस किए, हेडर्स को एक्सेस करने की मेथड्स भी डिस्कस की, और उनको कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम मैकेनिज्म को, वो भी हमने डिस्कस किया। अब जो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, सॉरी नॉट फोर्थ चैप्टर बट थर्ड चैप्टर, वो है रिस्पॉन्स के ऊपर। मतलब पहले हमने पहला चैप्टर में डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ सर्वलेट, सर्वलेट को कैसे लिखते हैं, सर्वलेट के कार्य क्या है, कैसे हमें उपयोगी होती है, और उसको कैसे रन करते हैं, ये सब हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, सर्वलेट्स के जो जॉब्स है, जॉब ऑफ द सर्वलेट, रीड द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिजल्ट और जनरेट द रिजल्ट, सेंड द रिस्पॉन्स। तो रीड द रिक्वेस्ट ये पूरा हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया। अब हम थर्ड चैप्टर में रिस्पॉन्स, सेंड द रिस्पॉन्स, prepare the response. Additionally, apart from explicit response which is the data for the client, हम क्लाइंट के लिए जो डेटा भेजेंगे, क्लाइंट को हम जो बताना चाहते हैं उसको एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके अलावा हम कुछ केस ऐसे भी होंगे, और अदरवाइज ज्यादातर केस में हम ऐसा भी कुछ भेजेंगे अपनी एप्लीकेशन से, सर्वर से, कि जो ब्राउजर के लिए हो, जिसे ब्राउजर संभाल के अपने पास रखे, उसको पढ़े, उसको इंटरप्रेट करे और उसके अनुरूप स्टेप्स भी ले, ऐसा हम चाहेंगे। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो रिक्वेस्ट आती है उसमें भी दो प्रकार का डेटा हो सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और जो रिस्पॉन्स जाता है उसमें भी दो प्रकार के डेटा हो सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ओके, तो अब हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। या जनरेटिंग द सर्वर रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं HTTP स्टेटस कोड्स, specifying status code, then what is actually the status code using redirections, HTTP response headers, setting response header from servlet। headers मतलब कि वो implicit data जिसके बारे में क्लाइंट को पता नहीं होता या फिर ज्यादा पता नहीं होता, वो ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट होता है। implicit डेटा हेडर, बहुत सारे हेडर्स प्री डिफाइन है जिसको हम कहते हैं HTTP 1.1 हेडर्स। हर हेडर का नाम होता है और उसमें एक वैल्यू होती है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स हेडर्स एंड फाइनली यूजिंग सर्वलेट टू जनरेट JPEG इमेज। जनरेटिंग द सर्वलेट रिस्पॉन्स। अब देखो, यहां तक पहुंचने से पहले हमने ऑलरेडी कुछ सर्वलेट्स को डिस्प्ले कर डेमोस्ट्रेट कर लिया है, कुछ सर्वलेट को हमने डिफाइन करके उसका एग्जीक्यूशन भी हमने देख लिया है। तो सिंपल सी सर्वलेट जो हमने लिखी थी, मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको 4-5 सर्वलेट्स का डेमोस्ट्रेशन दिया था। तो सबसे पहली सर्वलेट थी वो जनरेटिंग प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि एक हेलो वर्ड जैसा संदेशा हम क्लाइंट को भेज रहे थे। फिर सेकंड सर्वलेट जिसमें हमने वो हेलो वर्ड को थोड़ा फॉर्मेटिंग, मतलब कि HTML में फॉर्मेट करके एज ए HTML डॉक्यूमेंट हमने उसको भेजा था, मतलब कि HTML के डेटा के स्वरूप में, HTML कंटेंट के स्वरूप में हमने क्लाइंट को भेजा था। तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब सर्वलेट से, तो मेरा कहने का मतलब हमने जो ये 2-3 एग्जांपल 4 एग्जांपल देखे थे उसमें हम क्लाइंट को रिस्पांस तो भेज ही रहे थे, मतलब जो हम हेलो वर्ड लिख के भेज रहे थे वो एक रिस्पांस ही है। लेकिन एक्चुअल जब रियल लाइफ में हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो जो रिस्पांस होगा वो इससे कहीं अलग प्रकार का होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं। अभी तो हमने देखो क्लाइंट को जो भेजा वो हेलो वर्ड लिख के एक टेक्स्ट भेज दिया था, लेकिन आप क्लाइंट को बहुत सारा टेक्स्ट लिखकर भेज सकते हो, आप क्लाइंट को अलग अलग तरह की फाइल भी भेज सकते हो, आप क्लाइंट को PDF भेज सकते हो, आप क्लाइंट को JPEG भेज सकते हो,
बहुत सारा अलग अलग डेटा भेज सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी वैलिड इंटरनेट के सोर्स मतलब रिसोर्स है, मतलब कि वैलिड प्रकार का डेटा या वैलिड प्रकार की फाइल की जो आप इंटरनेट में ट्रांसफर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, उस उसके बहुत सारे प्रीडिफाइंड टाइप है, जिसको माइम टाइप कहा गया है। क्या कहा गया है? माइम टाइप। इंटरनेट पे जितने भी प्रकार के डेटा ट्रांसफर होते हैं ना, उन सबका एक पर्टिकुलर टाइप होता है। जेपीजी फाइल होती है, इमेज होती है तो जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ। डॉक्यूमेंट है तो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन पीडीएफ है। तो ऐसे जितने भी वैलिड प्रकार के डेटा या फाइल्स है जिन्हें हम जानते हैं, वो इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं। और इन सब को एक पर्टिकुलर कोड दिया गया है जिसको माइम कोड कहते हैं। माइम, MIME। तो शायद आपको याद होगा माइम, MIME। माइम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? कौन बताएगा मुझे? माइम टाइप, माइम का फुल फॉर्म। multi-purpose multi-purpose internet mail extension. गुड। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अभी अब आपको अगर याद नहीं भी है किसी को तो गूगल भी कर सकते हो, मतलब अगर आंसर देना चाहते हो तो। गुड आंसर। मल्टीपल इंटरनेट मल्टीपर्पज, सॉरी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बराबर है दिव्या बेन? multi-purpose internet mail extensions, these are the codes or the types of data which can be transmitted over internet. Ab generating the server response. In this unit we will discuss how can we generate the server response. Though we have already generated plain text and HTML data as response, as I told you, हियर वी विल बी मोर स्पेसिफिक। हमने देख ही लिया है कि किस तरह से हम डेटा, सिंपल डेटा क्लाइंट को भेज सकते हैं, HTML रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होके डिस्कशन करेंगे कैसा कैसा रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं। In the previous unit we have mainly focused on reading request, here we will focus on responding a client. After discussing the previous chapter, we are clear that a request from a browser consists of HTTP command, 0 or more request headers, a blank line, and in the case of post request, some query data. तो कहने का मतलब कि सेकेंड चैप्टर रिक्वेस्ट का वो डिस्कस करने के बाद आज हम जान चुके हैं कि जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, ब्राउजर से, उसमें क्या क्या होता है। उसमें HTTP कमांड होता है, उसमें 0 या 0 से ज़्यादा HTTP हेडर्स होते हैं, हो सकते हैं। फिर एक ब्लैंक लाइन होती है, और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है मतलब कि पोस्ट सबमिशन है तो क्वेरी डेटा भी होगा। देखो नीचे थोड़ा सा फॉर्मेट दिया हुआ है, जो रिक्वेस्ट आती है ना वो एक्चुअल इस टाइप की होती है, लेकिन हम तो क्या है कि हम अपनी मेथड कॉल करते हैं, उसके जरिए ये डेटा को हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट का डेटा पूरा आया, तो गेट लिखा है पहले, तो वो गेट क्या है? वो गेट रिक्वेस्ट का टाइप है। फिर बाजू में क्या लिखा है? सर्वलेट का नाम लिखा है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है। फिर बाजू में प्रोटोकॉल का नेम, नेक्स्ट उसका मेजर और माइनर वर्जन, फिर होस्ट, होस्ट कॉलन होस्ट की वैल्यू। तो वो जो होस्ट लिखा है वो होस्ट क्या है? वो हेडर है, हेडर का नाम है होस्ट, प्री डिफाइंड हेडर है, बाजू में उसकी वैल्यू। इसी तरह से बहुत सारे हेडर्स हो सकते हैं, हेडर का नाम कॉलन, बाजू में उसकी वैल्यू, हेडर का नाम कॉलन, बाजू में उसकी वैल्यू। इस तरह से बहुत सारे हेडर्स होंगे। फिर एक ब्लैंक लाइन होगी, और फिर क्लाइंट का डेटा होगा कि जो उसने सबमिट किया है। मतलब इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, इस तरह का डेटा मिलता है सर्वर में।
फिर हम तो क्या अपनी मेथड को यूज करते हैं, जैसे कि मुझे होस्ट नाम के हेडर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, गेट हेडर मेथड कॉल करूंगा, आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा होस्ट, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो इस प्रकार का डेटा आता है, इस प्रकार का फॉर्मेट में जो डेटा पहुंचता है उधर सर्वर में अपनी एप्लीकेशन में, हमें उसको पार्स करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास सर्वलेट एपीआई में ऐसी अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है जिसके जरिए हम इसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। देखो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों का फॉर्मेट दिया बताया आपको। ये आई ऊपर जो दिखाया है वो आई हुई रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है, गेट है, फिर बाजू में सर्वलेट का सर्वलेट का नाम है, फिर प्रोटोकॉल, फिर हेडर्स, ब्लैंक लाइन, देन ये जो रिस्पॉन्स जाता है उसमें देखो, जो रिस्पॉन्स आप भेजते हो, हम जो रिस्पॉन्स अपनी सर्वलेट से भेजते हैं उसमें क्या होता है, किस तरह से वो जाता है ब्राउजर तक। देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, प्रोटोकॉल का वर्जन, फिर 200 लिखा है उधर, फिर बाजू में एक मैसेज भी लिखा है, ओके। वो क्या है पता है, 200 जो है ना, देखो शुरू में ये जो है HTTP 1.1 वो प्रोटोकॉल का नाम और उसका वर्जन, फिर बाजू में 200 जो है ना वो स्टेटस कोड है, क्या है, स्टेटस कोड, और ओके जो लिखा है ना वो 200 स्टेटस कोड का मैसेज है। स्टेटस कोड क्या है पता है, स्टेटस कोड मतलब कि जो रिस्पॉन्स हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उसका रिजल्ट क्या है, हम जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वो क्या है, क्या हम सक्सेसफुली क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है वो गलत है, मतलब कि उसने जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट की है वो पेज नहीं है, या उसने कुछ गलती और की है, या अपना सर्वर अभी किसी फॉल्ट में है तो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ भी है, तो हर एक रिस्पॉन्स के लिए पर्टिकुलर स्टेटस कोड है, और हर स्टेटस कोड के अनुरूप उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है। मतलब ये टेक्स्ट उसके साथ, स्टेटस कोड के साथ एसोसिएटेड एक टेक्स्ट भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड है, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499 और 500 से 599, ऐसे 5 कैटेगरी में स्टेटस कोड्स को विभाजित किया गया है, और हर कैटेगरी पर्टिकुलर प्रकार के स्टेटस कोड्स को बिलोंग करती है। जैसे कि 400 से 499 के जो स्टेटस कोड है ना वो क्लाइंट की किसी भी गलती से जनरेट होते हैं, जैसे कि 404 सबसे फेमस और आप सब परिचित होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ब्राउजर पे कुछ वेबसाइट या कुछ वेब पेज आप एक्सेस करते हो और लिखा हुआ आता है पेज नॉट फाउंड 404, तो वो 404 जो है वो स्टेटस कोड है, और कौन सा उस स्टेटस कोड के साथ एसोसिएटेड टेक्स्ट क्या है, पेज नॉट फाउंड, मतलब कि 404 जो है वो क्लाइंट की ओर से कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि जिसको हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, उस श्रेणी की है, और पर्टिकुलरली पेज नहीं है, क्लाइंट ने जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट की है वो पेज नहीं है, तब 404 भेजा जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जहां पे 200 लिखा है ना वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, 404। अब ये चीज जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है ना, प्रोटोकॉल वर्जन, स्टेटस कोड और उसका टेक्स्ट, वो क्लाइंट को नहीं दिया जाएगा। ये चीज, ये रिस्पॉन्स में हम जो भेजते हैं, ये फर्स्ट लाइन वो ब्राउजर पढ़ेगा और इंटरप्रेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 200 आया तो 200 जो स्टेटस कोड है वो किसके लिए है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब सही है, हम क्लाइंट को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसने जो मांगा है वो है, हम उसको दे रहे हैं। 404 होता है यहाँ पे, तो ब्राउजर 404 समझता है। देखो ये स्टेटस कोड है ना वो HTTP स्टेटस कोड है, हर ब्राउजर के पास क्षमता है इन स्टेटस कोड को समझने की, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेटस कोड है। आपने 404 अगर भेज दिया, कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी आपने 404 भेज दिया, तो ब्राउजर समझ जाएगा कि 404 का मतलब क्या, पेज नॉट फाउंड, और चाहे कुछ भी हो, सक्सेस हो या ना हो, ब्राउजर क्लाइंट को मैसेज दे देगा पेज नॉट फाउंड। तो ये कितना पावरफुल मैकेनिज्म है स्टेटस कोड, आपको केवल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कोड किसके लिए है।
अगर आप स्टेटस कोड नहीं भेजते हो रिस्पॉन्स के साथ, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटस कोड जाता है 200, और इसका मतलब ओके, मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्स तो हम भेज चुके हैं हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहां पे हम डिस्कशन करेंगे मोर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स के बारे में। तो पहली लाइन में प्रोटोकॉल का वर्जन, स्टेटस कोड, अगर नहीं भेजते हम तो 200, और बाजू में स्टेटस कोड का टेक्स्ट मैसेज, फिर कंटेंट टाइप कॉलन टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। वो कंटेंट टाइप जो लिखा है नेक्स्ट लाइन में वो क्या है? हेडर है। रिस्पॉन्स में हम भेज रहे हैं, ये रिस्पॉन्स हेडर है। कॉलन करके बाजू में उसकी वैल्यू टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। याद है आपको जब मैंने आपको सेकंड सर्वलेट डेमोस्ट्रेट की थी, अ सर्वलेट विच जनरेट्स एचटीएमएल रिस्पॉन्स, तब हमने क्या किया था? रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। तो हमने जब वो मेथड कॉल की सेट कंटेंट टाइप, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंटेंट टाइप हेडर को सेट कर रहे हैं, और हमने उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास की? टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। इट मींस we are mentioning that, we are specifying that the response which we are sending is text or HTML type। तो यहाँ पे सर्वलेट में हम मेथड कॉल करेंगे सेट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हेडर इस तरह से सेंड किया जाएगा ब्राउजर को। उसी तरह से और भी कुकी एटसेट्रा एडिशनली हम जो भी हेडर्स को ऐड करेंगे वो इस तरह से सीक्वेंस में यहाँ पे आ जाएगा। सभी हेडर्स आने के बाद एक ब्लैंक लाइन आएगी, और उस ब्लैंक लाइन के बाद हम एक्चुअल में जो क्लाइंट को डेटा भेज रहे हैं, क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स हम शो करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे होगा डॉक टाइप एचटीएमएल हेड। पता है ना, हमने कल भी सर्वलेट का एक कोड देखा था, वो सीजीआई का एग्जांपल था ना, तो उसमें भी मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया था, जिसमें क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स में भेजना चाहता हूँ वो मैंने पूरा उसमें एम्बेड किया था, डेटा सॉरी एचटीएमएल हेड टाइटल एटसेट्रा। फिर वो पूरा एचटीएमएल का जो कंटेंट था वो एक वेरिएबल में स्टोर किया डेटा में, फिर फाइनली उस डेटा को जाने दिया। तो वो रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स वो गया था, तो वो कहां पे जाएगा? यहाँ पे देखो ब्लैंक लाइन के बाद ये पूरा चीज HTTP 1.1 से लेकर नीचे HTML टैग ओवर किया है, वो पूरा एक रिस्पॉन्स है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, HTTP 1.1 200 से लेकर लास्ट लाइन बॉडी HTML टैग खत्म हो रहा है, वो पूरा बतौर रिस्पॉन्स जा रहा है। लेकिन उसमें से जो ब्लैंक लाइन के ऊपर की लाइन से ना, ब्लैंक लाइन के ऊपर का सब कुछ वो ब्राउजर के लिए है, और ब्लैंक लाइन के बाद जो है वो क्लाइंट के लिए है। ये हमें कुछ सेट करना नहीं है, ये सब कुछ हमें इस तरह से लिखना नहीं है, हम तो केवल सर्वलेट से कुछ मेथड्स कॉल करेंगे, जैसे कि हमने कल भी की थी, अगले लेक्चर में भी की थी, डेमोस्ट्रेशन में भी की थी। बट फाइनली जब हम ये सब कुछ करेंगे, मेथड्स कॉल करेंगे, डेटा को भेजेंगे प्रिंट राइटर के थ्रू, तो वो इस तरह से जाएगा। वो जाता है इस तरह से, मतलब इस पेज में जो आपको बताया है वो केवल फॉर्मेट बताया है कि आई हुई रिक्वेस्ट किस तरह से होती है, और जो रिस्पॉन्स हम भेजते हैं वो किस तरह से जाता है। हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स? No, sir. Okay. So as we can see from the previous slide, the status line consists of HTTP 1.1, then a status code 200, and a very short message. Okay. Servlets can perform a variety of tasks by manipulating the status line and the response headers. It can forward the user to some other sites, indicate that the attached document is an image, Adobe Acrobat file or HTML file, tell a user that a password is must for this document, etc. क्या कहा यहाँ पे कि हम सर्वलेट से जो रिस्पॉन्स भेजते हैं
उसमें वैरायटी ऑफ डेटा हो सकता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप केवल टेक्स्ट लिख के भेज दो। देखो ना यहाँ पे उल्लेख कितने सारे अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स का किया है। हम स्टेटस कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टेटस लाइन, वो जो लाइन है ना फर्स्ट लाइन, अभी जो हमने रिस्पॉन्स में फर्स्ट लाइन देखी ये वाली HTTP 1.1 200 ओके, वो जो लाइन है उसे क्या कहा यहाँ पे, स्टेटस लाइन कहा है। क्या कहा है, स्टेटस लाइन। बाय डिफॉल्ट स्टेटस लाइन में ऐसा लिखा होता है HTTP 1.1 200 एंड ओके, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके कितना प्रभाव डाल सकते हैं अपने रिस्पॉन्स पर, वो तो जब हम जानेंगे ये सभी स्टेटस कोड को तभी हमें महसूस होगा कि कितना प्रभावशाली है ये लाइन। हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखो, हम अगर क्लाइंट को किसी और पेज पे भेजना चाहते हैं तो भी हम उस लाइन में एक छोटा सा कोड लिख के कर सकते हैं। हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं एटसेट्रा। रिस्पॉन्स हेडर्स के जरिए हम क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि हम किस तरह का रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप जो क्लाइंट को भेजना चाहते हो, आप जो क्लाइंट को देना चाहते हो, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स में किया हेलो वर्ल्ड, तो वो तो पूरा ब्लैंक लाइन के बाद की चीज है। यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है ना उसमें ब्लैंक लाइन के बाद की वो चीज है क्या, हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स क्लाइंट के लिए जो है। लेकिन स्टेटस लाइन और रिस्पॉन्स हेडर्स को मैनिपुलेट करने से आप लोग अच्छा प्रभाव अपनी एप्लीकेशन का दे सकते हो। तो कहने का मतलब कि स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स हेडर्स का नॉलेज बहुत ही मायने रखता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। HTTP स्टेटस कोड्स। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। स्टेटस कोड वाली स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? ओके, we have just discussed HTTP response has a status line containing the HTTP version, status code and a message which describes the status of the response। हमने अभी देखा कि जो रिस्पॉन्स जाता है उसमें एक स्टेटस लाइन होती है जिसमें प्रोटोकॉल का वर्जन, स्टेटस कोड, उसका एक शॉर्ट मैसेज और फॉलोइंग टू इट आर दी HTTP headers। Among these, HTTP version is determined by the server। सर्वर खुद डिटरमाइन करता है HTTP का वर्जन कौन सा है। वहां पे तो हमें कुछ करना नहीं है, मतलब हमें ब्राउजर को ये भेजने की आवश्यकता नहीं है हमें एक्सप्लिसिटली कि कौन सा वर्जन प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, वो तो सर्वर स्पेसिफाई कर लेता है। मैसेज इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द कोड। अब जो ओके लिखा था, ओके वो भी हमें आवश्यकता नहीं है लिखने की, क्योंकि ओके जो था वो किसके कारण था, वो किससे जुड़ा है, 200 से। 200 की जो स्टेटस कोड सेंड हुआ वो उसको रिफ्लेक्ट करता है ये मैसेज ओके। सो अ सर्वलेट जस्ट नीड टू सेट द स्टेटस कोड। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेटस कोड केवल सेट करना है। फर्स्ट लाइन के बारे में बातचीत हो रही है। प्रोटोकॉल का वर्जन सर्वर सेट करेगा, मैसेज अपने आप सेट हो जाएगा जैसे ही हम स्टेटस कोड को सेट करेंगे। तो हमें सर्वलेट से क्या करना है, स्टेटस कोड सेट करना है, उसके मुताबिक मैसेज सेट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टेटस कोड, शॉर्ट नोट, डिस्क्राइब द स्टेटस कोड्स, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ स्टेटस कोड एटसेट्रा। 7 मार्क्स 5 मार्क्स में आराम से पूछा जाता है ये प्रश्न। स्टेटस कोड आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट स्टेटस ऑफ द रिस्पॉन्स। क्या इसका मतलब, क्या इसका कार्य क्या है, क्लाइंट को इत्तला करना, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द रिस्पॉन्स। लेकिन स्टेटस कोड डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं मिलेगा, हम भेजेंगे क्लाइंट के लिए, लेकिन स्टेटस कोड को पढ़ेगा ब्राउजर, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा उसको और योग्य स्वरूप में वो क्लाइंट को मैसेज भी देगा।
हर ब्राउजर के पास अलग अलग तरीके हैं क्लाइंट को मैसेज देने के। देखो आप 404 की जो एरर आती है ना, पेज नॉट फाउंड, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखोगे तो थोड़ा अलग लगेगा आपको। उसको आप मोजिला में, फायरफॉक्स में देखोगे तो भी अलग लगेगा, क्रोम में देखोगे तो भी वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन चीज तो एक ही है, पेज नॉट फाउंड। हर ब्राउजर के पास अपना खुद का तरीका होता है। This status can be like everything is okay, page not found, client is not authorized for the resource, etc. Each of these status can be specified by the servlet. और ऐसे जितने भी पॉसिबल स्टेटस है ना, वो हम सर्वलेट से सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द स्टेटस कोड्स, कैसे कैसे हम स्पेसिफाई करें इन स्टेटस कोड्स को। A servlet can specify the status of the request while generating response. हम जब रिस्पॉन्स तय करते हैं ना, जनरेट करते हैं ना, तैयार करते हैं अपने सर्वलेट से, तो साथ ही हम स्टेटस कोड को भी जनरेट कर सकते हैं। A status code of 200 is automatically set by the server. तो जब हम कोई स्टेटस कोड सेट नहीं करते तो सर्वर अपने आप 200 नंबर का स्टेटस कोड जनरेट सेट कर देता है, which is for okay. So the servlets that we create in the previous units did not need to specify a status code at all. तो आपको विचार आएगा ना कि अब तक तो हमने कोई स्टेटस कोड सेट नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा ना कि ये जब कोई भी स्टेटस कोड आप सेट नहीं करते हो तो सर्वर अपने आप 200 नंबर का स्टेटस कोड सेट कर देता है, और इसका मतलब है सब सही है। Alternatively, we can use set status method. Additionally, we have other methods also, send, redirect, send, error, for explicitly setting the status code. तो यहाँ पे अगर हम मैन्युअली अपने आप स्टेटस कोड को सेट करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी मेथड्स है। सेट स्टेटस मेथड है जिसके जरिए आप कोई भी स्टेटस कोड सेट कर सकते हो। सेंड रिडायरेक्ट है, सेंड एरर है। ये दोनों मेथड भी काफी प्रचलित है और ये दोनों मेथड इनडायरेक्टली स्टेटस कोड को सेट करती है, सेंड रिडायरेक्ट और सेंड एरर। लेकिन स्पेसिफिक मेथड जो है स्टेटस कोड, कोई भी स्टेटस कोड अगर आप सेट करना चाहो तो उसके लिए जो स्पेसिफिक मेथड है वो कौन सी है, सेट स्टेटस। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्टेटस कोड को सेट कर सकते हैं। सेटिंग द स्टेटस कोड, वी कैन यूज द मेथड सेट स्टेटस टू सेट एन आर्बिट्ररी स्टेटस कोड। कोई भी स्टेटस कोड अगर आप सेट करना चाहते हो, वैलिड स्टेटस कोड। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आया कि मुझे 700 कोड भेजना है। जितने भी प्री डिफाइन और वैलिड स्टेटस कोड है उन्हीं को आप सेट कर सकते हो, आप अपना खुद का बना के नहीं। This method belongs to HTTP servlet response and set the status code for the current response. ये जो मेथड है यहाँ पे दिखाई गई है आपको, सेट स्टेटस। रिटर्न टाइप है इसकी void, सेट स्मॉल लेटर्स में है और स्टेटस का एस कैपिटल है, सेट स्टेटस। और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो कोड, स्टेटस कोड जो इंटीजर होगा, जो आप भेजना चाहते हो रिस्पॉन्स के साथ। आर्ग्यूमेंट टू दिस मेथड कैन बी एनी प्रीडिफाइंड फील्ड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी है वो देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैन बी एनी प्रीडिफाइंड फील्ड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस के अंदर बहुत सारी मेथड्स तो है ही, साथ ही उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी है। याद है ना जावा में कॉन्स्टेंट्स, फाइनल मेंबर। तो जितने भी स्टेटस कोड है ना, उन सभी स्टेटस कोड को HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर एज कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, इंटीजर कांस्टेंट।
मतलब कि आपको अगर कोड याद ना हो लेकिन उस स्टेटस कोड का टेक्स्ट याद है तो भी आप इजीली यूज कर सकते हो। जितने भी प्री डिफाइन स्टेटस कोड है उन सभी के लिए कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करके रखे गए हैं HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में। और ये जितने भी स्टेटस कोड्स है कॉन्स्टेंट्स, उन सभी के आगे उनके जो नाम है ना, नाम उनमें आगे लगता है SC कैपिटल में अंडरस्कोर, फिर उसका नाम SC अंडरस्कोर पेज नॉट फाउंड, मतलब कि नॉट फाउंड, SC अंडरस्कोर ओके। इस तरह से सभी स्टेटस कोड को बतौर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किया गया है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर। The name of the constant are easy to use and remember than the integer values। देखो एज ए ह्यूमन हम ये कोड को याद रखने के बजाय जो स्टेटस कोड के कॉन्स्टेंट्स है ना उसको इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके नाम के अनुरूप है, उनके कार्य के अनुरूप है। तो जिस प्रकार का कार्य हम करवाने चाहते हैं तो उसके ऊपर से हमें नाम का अंदाजा लग जाएगा। The name of the constant is derived from the standard HTTP 1.1 message, which contains all uppercase letters with the prefix of SC underscore। देखो मैंने कहा ना हर स्टेटस कोड जो है यहाँ पे एज ए कांस्टेंट डिफाइन किया है, उनके आगे लगेगा SC अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल 404 जो स्टेटस कोड है वो पेज नॉट फाउंड के लिए है, तो उसका जो कांस्टेंट है वो क्या है SC अंडरस्कोर नॉट फाउंड, SC अंडरस्कोर नॉट फाउंड। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं वापस एक बार याद करवा दूं कि मैंने गूगल क्लासरूम में आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया है API डॉक्यूमेंटेशन। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको रेफर नहीं किया होगा। सर्वलेट API करके मैंने एक टॉपिक वहां पे आपको शेयर किया है ना। उसमें अगर आप देखो तो सभी जितने भी मेरे पास डाउनलोडेड डॉक्यूमेंटेशन है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी क्लास अब तक हमने डिस्कस किए उसके जो मेरे पास डाउनलोड की गई फाइल है वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर की है। देखो यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट HTML, सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट HTML, HTTP सर्वलेट डॉट HTML। ये गूगल क्लासरूम है अपना, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और सर्वलेट डॉट HTML। ये सभी फाइल्स क्या है पता है, ये जो जावा का सर्वलेट API है ना उसके जो इंटरफेस है उसका यहाँ पे ये डिस्कशन है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन। देखो मैंने अभी जो बात की आपको वो किसकी थी, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। देखो इसको अगर मैं क्लिक करूं अभी, इसको मुझे ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सर्वलेट API इंडिविजुअल क्लास इंटरफेस, मतलब हम जैसे डिस्कस करते जा रहे हैं अपने चैप्टर्स, उसमें जो जावा के सर्वलेट API के क्लासेस और इंटरफेस हम हमारे सामने आते रहे उनको यहाँ पे मैंने शेयर किया है। अब तक हमने जो यूज किया वो जेनरिक सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और सर्वलेट। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नए नए क्लास और इंटरफेस हमारे सामने आते जाएंगे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। एडिशनली अगर आप ये जो पूरा API का डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउनलोड करके रखना चाहते हो अपने PC में
तो यहाँ पे देखो एडिशनल मटेरियल जो है ना गूगल क्लासरूम में, एडिशनल मटेरियल्स, वहां पे मैंने आपको सर्वलेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ऑफलाइन, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे देकर रखा है। देखो ये पूरी जार फाइल, इसको आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो फाइल आप डाउनलोड करोगे ना तो वो जार फाइल होगी, डॉट जार। आपको उसको डॉट जिप करना है, डॉट जार निकाल के डॉट जिप करना है, फिर उसको विनजिप के जरिए अपने पीसी में एक्सट्रैक्ट करो। तो जितना भी अवेलेबल है वो सब कुछ सर्वलेट एपीआई में, जितने भी क्लासेस और इंटरफेस है वो सब कुछ यहां पे आ जाएगा। देखो ये सर्वलेट एपीआई मैंने डाउनलोड करके रखा है, एक्सट्रैक्ट किया, देखो इस तरह से मेरे पीसी में आ गया। फिर ये जावा एक्स फोल्डर, उसके अंदर सर्वलेट फोल्डर, उसके अंदर आप देखो HTTP, तो यहाँ पे आपको HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सेशन, कुकी, सब कुछ मिलेगा। कुकी बैक जाओगे तो जेनरिक सर्वलेट के क्लास देखो, जेनरिक सर्वलेट, जेनरिक फिल्टर, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो अवेलेबल है ना हमारे लिए सब कुछ यूज करने के लिए, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, उन सब का ये डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड की, तो देखो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ये रहा, उसको ब्राउजर में ओपन करेंगे हम। देखो ये ओपन हो गया HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। देखो ये फील्ड्स, उसकी फील्ड्स मतलब कि ये उसके अंदर आए हुए फाइनल मेंबर्स। देखो मॉडिफायर और उसका टाइप क्या है, स्टैटिक है और इंटीजर है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि उसको हम क्लास के नेम के जरिए या इंटरफेस के नेम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ये खुद इंटरफेस है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स खुद इंटरफेस है, उसके अंदर ये फील्ड स्टैटिक और इंटीजर डिफाइन की है।